Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the UPSC क्वेश्चन पेपर 2019 और आप लोग सभी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का 2020 के लिए 2020 प्रीलिम के लिए, तो आप लोग प्रीवियस पेपर ज़रूर देखे होंगे। लेकिन ये जो आपका लेक्चर होगा वो कुछ खास इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका ऑथेंटिक सोर्सेज मिलेंगे कि क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से पूछती है, उसका सोर्सेज क्या रहता है और किस टाइप का करेंट अफेयर्स को पूछती है। तो सबसे पहले ये लेक्चर आप केयरफुली ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ आपका कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन था लास्ट ईयर। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ गैस ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये न्यूज़ में था। अब कब के न्यूज़ में था, सबसे पहले इसके बारे में हम पहले इसका क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है, सेकेंड थर्ड क्या हो सकता है। हिग्स बोसन पार्टिकल्स वेयर डिटेक्टेड, ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस थ्रो वार्म होल वाज कन्फर्म, इट एनेबल द साइंटिस्ट टू सेफगार्ड सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर डिटेक्टेड। अब ये जो न्यूज़ में था, देखिए अब आपको यहाँ पे पेपर कटिंग दिख रहा होगा, एडिटोरियल्स। सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए एडिटोरियल पेज में पब्लिश हुआ था ये न्यूज। और कब का न्यूज़ था, मैं आपको डेट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए एग्ज़ाम 2019 में था, 2 जून को प्रीलिम का एग्ज़ाम हुआ था और ये देखिए न्यूज़ में था नवंबर 12, मतलब 12 नवंबर 2018 को न्यूज़ में आया था। और भी एडिटोरियल पेज पे द हिंदू का आया था। जाहिर सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि फोर्थ कमिंग पेपर ऑन द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स विल बी इल्यूमिनेटिंग। और इसका अगर आर्टिकल के अंदर आप पढ़ते हैं, ऑन सेप्टेम्बर 14 2015 द लेजर interferometer gravitational wave observatory LIGO made by Nobel Prize winning detection of gravitational wave। देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब आप लोग जाते हैं तैयारी करने तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टैटिक पर बेसिक याद कर जाते हैं, नोबेल प्राइज़ किसको मिला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये इशू देख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ विनिंग डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और ये न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए ये जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया है वो आपका एडिटोरियल पेज वहाँ से यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो रिपल्स ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। तो बोला जा सकता है कि रिसेंट मुद्दा जो भी होता है लास्ट 1 ईयर का, वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये आपको क्रिस्पर यहाँ पे देखिए न्यूज़ आपको दिख रहा होगा कि जुलाई 29 2018 का है, ये अपडेटेड है। और ये भी द हिंदू के न्यूज़पेपर का कटिंग में यहाँ पे विजुलाइज करा रहा हूँ, इसका आपको पिक भी दिख रहा होगा। ये देखिए Cas9 का, और इसको क्रिस्पर बोलते हैं। तो अब सबसे पहले इसके बारे में इसका हाईलाइट लाइन हम पढ़ देते हैं यहाँ पे। देयर इज ग्रोइंग फियर दैट द ऑप्टिमाइजिंग जेनी एडिटिंग, ये जेनी एडिटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं ऑप्शन में ही है या नहीं। अब देखें गौर से तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये दिया हुआ है जेनी एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे मोलिकुलर सीजर यूज इन टारगेटेड जेनी एडिटिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cas9 का। अब देखिए आप समझ में आ रहा होगा आपको बहुत सारा चीज़ कि क्वेश्चन और उसका आंसर तो आपको मिल जा रहा होगा दूसरे भी साइड दूसरे भी चैनल पर, लेकिन इस चैनल पे आपको ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा। ऑथेंटिक सोर्सेज क्या थे, कहाँ से किस मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्पर Cas9 और जेनेटिक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्ड लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है जेनी एडिटिंग, यहाँ से आपको मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने दो लिंक दिया है। एक तो मैंने क्या किया है कि द हिंदू का दिया है साइंस एंड टेक सेक्शन में, देख सकते हैं। और एक मैंने दिया है लाइफ साइंसेज का, यहाँ से भी आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रत्येक साल एक न एक रिपोर्ट जरूर पूछती है, जनरली पूछती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द, अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये क्या कर रहा है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, या वर्ल्ड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक। तो इसका अब सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले
कि प्रत्येक ईयर लगभग एक न एक रिपोर्ट पूछती है। तो आप समझ सकते हैं कि वन क्वेश्चन तो गेस किया जा सकता है। जब रिपोर्ट पूछती है किसी भी, तो वर्ल्ड बैंक का पूछते हैं, IMF का पूछे, तो ये जो रिपोर्ट पूछी थी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, जिसका नाम है जो क्या करती पब्लिश करती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए ये डेटा आपको मिल जाएगा, ये मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2017-18 का है। और आप क्या कर सकते हैं कि ये किसी भी साइट से जाके वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाए कि इस ईयर में कौन कौन सा, लास्ट 1 ईयर में कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश हुआ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने लाया था उस साइट, उनके ऑफिशियल साइट से, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका लिंक भी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। देखिए WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम .org के साइट पे आपको ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2017-18 के बारे में सब कुछ बताया गया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू। अब ये जो वर्ड है वो कब मेंशन किया गया था, कभी न्यूज़ में था या नहीं? ऐसा तो नहीं कि मतलब 10 साल पहले का न्यूज़ यूपीएससी पूछ दिया। अगर 10 साल पहले का न्यूज़ पूछ रहा है तो अभी करंट में उसकी बात कहीं ना कहीं हुई होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कब बात हुआ था। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे दो कटिंग, एक नेचर पेज था द हिंदू का, और एक यहाँ पे बिगेस्ट डेनिसोवन फॉसिल्स येट स्पिल्स एंशिएंट ह्यूमन सेक्रेट। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड द मोस्ट कंप्लीट रीमेन येट फ्रॉम द मिस्टीरियस एंशिएंट होमिनियन ग्रुप नोन एज डेनिसोवन। ये जो है आपको समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन का एंशिएंट चीज़ है उसके बारे में बताया गया। अब देखिए सबसे पहली बात, ये साइंस का आर्टिकल जो आपको दिख रहा होगा, साइंस सेक्शन द हिंदू का ये आर्टिकल है, डेनिसोवंस में हैव बीन ज्वेलर्स स्टडी। अब इसके बारे में यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्या आया था। अब ये किस डेट को आया था? 31 जनवरी 2019 को ये न्यूज़ में था। मुश्किल से बोला जा सकता है कि 5 मंथ पहले, और जून में एग्ज़ाम था। तो देखा जाए कि लास्ट 7 to 8 मंथ का जो है, जैसे नवंबर दिसंबर से लेकर काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। जैसे यहाँ जो बात हुई थी, बोन टूल्स बेड्स एंड ब्रासलेट्स फाउंड ए रेयर स्पेसीज ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन डोमेट द फॉरेस्ट ऑफ यूरेशिया 2000 ईयर्स एगो एंड मे हैव मेड टूल्स एंड इवन ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च पब्लिश वेडनेसडे। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके बारे में बोल रहा है, वुमेन के बारे में बोल रहा है। और यहाँ भी आपको कैपिटल लेटर में पता लग रहा है कि ये किसके बारे में बता रहा है, वुमेन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी मतलब 3 आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब जगह वुमेन के बारे में बताया जा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में वुमेन है कि नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था द वर्ड डेनिसोवन, अब इसके ऑप्शन में कहाँ पे वुमेन है? यहाँ दिख रहा वुमेन स्पेसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका लिंक भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको दो लिंक मिल रहा है, साइंस एंड टेक्स सेक्शन में द हिंदू का, और यहाँ पे आपका nature.com आर्टिकल में। तो यहाँ से भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह जो इसका टूल्स है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन से। तो आपको यहाँ पे करंट न्यूज आपको हमेशा याद रखना होगा, और इसके बारे में कॉन्सेप्टुअल नॉलेज रखना पड़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक पता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मॉनिटरी टूल्स क्या होता है, लेकिन उसका अप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन वहाँ पे बनने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए फर्स्टली इसका अप्लीकेशन जानना। जैसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसेट क्या क्या होता है, कौन कौन नोट है। तो सबसे पहले नोट कौन, इसमें एसेट कमर्शियल बैंक का नहीं है। एडवांसेस, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? सबसे पहले इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। डिपॉजिट्स आर ए लिबिलिटी ऑन ए कमर्शियल बैंक का, लेकिन एसेट इसका क्या क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। देखिए द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स, loans, advances, bills discounted and purchased, while the liabilities क्या होता है? कैपिटल एंड रिजर्व्स, डिपॉजिट, बोरोइंग्स एंड अदर लिबिलिटीज। तो डिपॉजिट क्या होगा? इसका लिबिलिटी होगा, एसेट नहीं होगा। आप इसको ध्यान से नोट भी कर सकते हैं कि कमर्शियल बैंक का कौन कौन सा एसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द डिपॉजिट्स। ओके, अब देखिए इसके बारे में और डेटा मैं आपको यहाँ पे आरबीआई के साइड से यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बजट वगैरह और इकोनॉमिक सर्वे भी ध्यान रखना चाहिए। और इसे मैं ये डेटा आरबीआई के साइड से लाया हूँ, जो नीचे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ। देखिए
यहाँ पे आरबीआई और ये जो है एससीबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेलेक्ट एग्रीगेट्स ये डेटा दिया गया, ठीक है। ये आपको 17 से 18 के बारे में डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये एसेट्स के बारे में बताया, ठीक है, डिपॉजिट, क्रेडिट, जीएनपीए रेशियो। और ये जो आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आरबीआई की साइट पे कासा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट के बारे में ये ग्राफ बताया था। तो यहाँ से भी आपको बेसिक बातें बताया गया कि एसेट्स इसमें क्या है, एसेट का फिगर क्या था, कितना एसेट था, ठीक है, उसका रेशियो यहाँ पे एनुअल अकाउंट्स ऑफ बैंक्स एंड ऑफ साइड रिटर्न्स ग्लोबल ऑपरेशन आरबीआई के साइट पे एनुअल अकाउंट्स ऑफ बैंक्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ से भी आपको डेटा अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी के करंट मुद्दे से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग issues by registered foreign portfolio investor to overseas investor who want to be a part of the Indian stock market without register themselves directly। अब इस क्वेश्चन में कोई ईयर नहीं दिया कि कब का, 2016 का, 2015 का, 2010 का, 1990 का, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में था। अब तब तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कमर्शियल बैंक पेपर क्या होता है, प्रोमाइजरी नोट क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इसका डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, इसका एप्लीकेशन जानना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होता है एफपीआई, वो बिना रजिस्टर्ड किए हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में बिना रजिस्टर्ड किए हुए यहाँ पे इन्वेस्ट करे, उसके लिए कौन सा यहाँ पे फॉलो होगा ऑप्शन। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूज़ में था, तो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू। अब इसके पी नोट्स के बारे में समझ ले। पी नोट्स और पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट हैव इंडियन स्टॉक एज देयर अंडरलाइनिंग एसेट्स। दे अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर टू बाय स्टॉक लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा हो कि बिना रजिस्टर्ड हम लोग क्या करते हैं पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटरी नोट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको यहाँ तक समझना चाहिए कि किसी तरीके न्यूज़ में था। अब आपको यहाँ से भी उसका इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था, यहाँ से भी आपको लिंक पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो पी नोट यहाँ भी दिख रहा होगा लिंक में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, अमॉन्ग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट 5 ईयर्स में ऑप्शन में से कौन सा हाईएस्ट जो इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया हाईएस्ट, ठीक है, कौन सा कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात हो रही है। और ऑप्शन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मसाला, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स, वाइल्ड्स है। तो समझ में आ गया कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेबल्स, वाइल्ड्स। अब मैं बताता हूँ, ये न्यूज़ में था। यस, मैं बिजनेस लाइन, यहाँ पे दो हिंदू का बिजनेस लाइन जो है ऊपर में दिख रहा होगा ना, दो हिंदू और नीचे बिजनेस लाइन से लेट्स कट एडिबल वाइल्ड इंपोर्ट्स ना। अब ये जो न्यूज़ में था, अब यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे बताया गया है with the rupee depreciating rapidly and crude oil prices unrelentingly high, the government has been forced to examine various options to reduce non-essential imports, ironically even a popular essential commodity of mass consumption edible oils। edibles oils के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेटा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि among food commodities edible oil import is the largest, while import is the largest with a foreign exchange outgo अप 11 बिलियन। अब यहाँ पे देखिए 11 मिलियन है वो जो लार्जेस्ट इंपोर्ट किया गया ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये वाइल के बारे में बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो ऑप्शन नंबर डी में भी वाइल के बारे में बात कर रहा था, इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेबल्स, वाइल्स, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और इसका मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे दो लिंक कॉमर्स मिनिस्ट्री के साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या 5 ईयर्स में। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑयल के बारे में पूछा था, ये नहीं है कि वेजिटेबल्स ऑयल नेक्स्ट ईयर भी, इस ईयर भी आएगा, हो सकता है वेजिटेबल्स ऑयल के दूसरे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछे। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे जाके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है 1 ईयर के अंदर में, या बजट वगैरह या आरबीआई के साइट पर जाके वहाँ पर आपको डेटा जो मिलेंगे उसको अच्छे ध्यान से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स known as General Data Protection Regulation in April 2016 and start implementation of it from 25 मई 2018। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ है 2018 मई का, कब से स्टार्ट किया गया जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस इन अप्रैल 2016। इसका करेक्ट आंसर होगा द यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका देखिए यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ विजुलाइज, ये 31 मार्च 2018 का न्यूज़ है। और यहाँ पे करेक्टली आपको यहाँ पे देखिए, आपको द हिंदू का यहाँ पे व्हाट इज द ईयू, यूरोपियन यूनियन लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन ऑल अबाउट। तो ये इसको तो मैं बड़ा करके बताऊँ, द यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे हाईलाइट कर फर्स्ट वर्ड दिया गया।
is arguably the most notable change in the data protection regime in the last 2 decades. The law, which comes into effect on May 25, has been designed to protect the personal data of EU residents. तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपको पूरा डीपली नहीं जानना है कि बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम एग्जाम राइट नाउ, और प्रीलिम पे ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको बस इसका बेसिक चीज़ देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में था, मैंने पहले ही बताया था यूरोपियन यूनियन इज द ऑन द सी ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तरीके से, इसका लिंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि द हिंदू न्यूज़ में यहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिकल पे आपको यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन ऑल अबाउट आर्टिकल मिल जाएगा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने के विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to the Constitution of India can't be called into question by the Supreme Court of India. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी का है। अब देखिए इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नीदर 1 नॉट डी 2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्टेटमेंट 2 में केशवानंद भारती केस जिक्र हो रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी की बात आती है और किसी भी पर्टिकुलर केस की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले केशवानंद भारती के केस में द सुप्रीम कोर्ट was ruled that the parliament can't amend those provision which form the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, उसमें अमेंड नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है, तो ये केशवानंद भारती केस का था, और ये जो सोर्सेज आपको मिलेंगे वो आपको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक से भी मिल सकते हैं, या इंडियन करंट इश्यूज में भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल सकता है। इसका करेक्ट आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक सोर्स आपको प्राप्त हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई नया वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।